Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. Dear student, I am very happy today that as you know that in these days we are getting ahead day by day. जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम लोग इन दिनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और जो भी रिस्पांस रहा है। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वीडियो, आज का जो टॉपिक है वह है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो, या परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो परफेक्ट टेंस आप लोग जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपने साथ इंक्लूड करता लेता है। जैसा कि विगत, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली अगर देखा जाए दो टेंस इंक्लूड रहते हैं। एक तो पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा खुद अपने आप में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक फ्यूचर में भी हम उसी प्रकार से दो तरह से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, हम उसको जानेंगे, समझेंगे, फिर धीरे धीरे आगे वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक, चलिए कुछ इस तरह से अपने कर्मा को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम आपको पहचान समझाते हैं। पहचान की अगर हम बात करें, कुछ तो होगी तेरी मेरी पहचान, ऐसा कुछ किसी अच्छे शायर ने कहा हुआ है। लेकिन यहाँ तेरी मेरी पहचान तो नहीं, लेकिन हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को समझना है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पहले उसको जान लें। तो पहचान की अगर बात करें तो चुका, चुकी, चुके के साथ होंगे, होंगी, होगा। ठीक, अगर हम बात करें या आप जानिए कि आ होगा, ई होगी या फिर ए होंगे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आ ई ए। क्यों? चर्चा शायद कर चुके हैं। आ ई ए के साथ होगा, होगी, होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हमारे हिंदी के जो वर्ब होते हैं उनमें इंक्लूड आपको मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण से अगर हम समझे तो, वह तुम्हें सारी बात बताया होगा। बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ या में आ छिपा हुआ है, बाकी यहाँ तो होगा है। ठीक, यानी आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए हो गया। इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूँ, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा। ठीक, अभी आप देख लीजिए, अर्थ पे, हिंदी के अर्थ में हमको कहीं नहीं जाना है, हमको सिर्फ पहचान देखना है बच्चों। उसके बाद हमारा जो रूल्स है, कायदा कानून है, प्रत्येक दायरे को हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ मिला, वह तुम्हें सारी बात बताया होगा, या फिर ऐसा भी हम एक वर्ड यहाँ हो सकता है उसने, पढ़ने में ताकि अच्छा लगे, उसने तुम्हें सारी बात बताई होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए
ई हो गया, ठीक, ई होगी। हुआ तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा ये भी। तो ये हमारा ये जो पहचान है, पहचान से संबंधित ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल ए और ए हैं, ठीक। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं बच्चों, चर्चा कर लें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के सलीके की, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स की, और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के जो भी एक एक वर्ड है हम उसकी बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। इतनी बार इस शब्द आपने सुना होगा, इतनी बार इस शब्द के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि ये जो शब्द है, ये जो शब्द है बार बार आपके सामने आते 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 कहीं ना कहीं अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये भी जान चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, ठीक। किसको बदलना है? हेल्पिंग वर्ब को। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर बोलते हैं, किसी काम को करने वाला, इसके साथ विल या शैल, विल या शैल, ठीक। फिर इसके तुरंत बाद हैव। बच्चों याद रखना, जिस प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी का या बीन, बी का फॉर्म होते हैं, उसी प्रकार से हैव, हैज़, हैव के फॉर्म होते हैं। हैव, हैज़, हैड, ये सब किसके फॉर्म होते हैं? हैव के। तो जब सेल विल के साथ यहाँ बी आया है तो सेल विल के साथ ही यहाँ पर हम हैव करेंगे, ना कि हैज़ या फिर हैड। सेल विल के साथ जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो आपको हैव इसके साथ लिखा हुआ मिलेगा। हैव होने की वजह से अब यहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ लिखेंगे हमारा जो बचता है ETC यानी इत्यादि, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ठीक। अब इसी बेस पे हिंदी का कोई भी वाक्य जो पहचान आप जान चुके हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ, ई, ए, आ, ई, ए, जो भी होता है, आई डोंट नो, सॉरी, वी शुड नो अबाउट दैट। हमें वो सब जानना चाहिए। अब उसी के बेस पे, उसी के आधार पे स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे प्रत्येक वर्ड को या प्रत्येक वर्ड के मीनिंग्स को हम रखते हुए चले जाएंगे और उसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। मैंने उसे यह कहा होगा, जैसे क्या होगा, कभी कभी हम कुछ कहते हैं तो कोई लोग उसी चीज़ को दूसरे तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो हम ये कह देते नहीं उगला सुना। हाँ, हो सकता हो कि मैंने उससे यह बात कही होगी या फिर मैंने उसे यह बात कहा होगा, ठीक। अगर इसकी बात करें, आई के साथ सेल, आई के साथ सेल तो जाएगा आई सेल हैव told him about it। बच्चों अब यहाँ about it आ गया, इसका मतलब इसके बारे में, ठीक। मैंने उससे यह कहा होगा या इसके बारे में कहा होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं आई हैव टोल्ड हिम, ठीक है। लास्ट में हम इट लिखेंगे, गलत होता, आई हैव टोल्ड इट टू हिम, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। दूसरा, आई शैल
have told it to him। ठीक, दोनों समझिए। अबाउट इट लगने से मतलब इसके बारे में कहा होगा। ठीक, किसके बारे में? कोई मैटर रहा होगा, कोई बातें रही होगी, कोई चर्चा रही होगी, कोई हमारा अपना व्यक्तिगत विचार रहा होगा उसके बारे में। और ये जो हमारा ऊपर का हिंदी है उसका यह अंग्रेजी ये रूपांतर है। ठीक, चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। दो एक उदाहरण और लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अगला देखिए क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी लोग यहाँ लर्नर हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, खुद बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे मोहन ने अंग्रेजी पढ़ाई होगी। अब देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, मैं अगर नहीं उपस्थित हूँ तो मेरे स्थान पे कोई भी आके अंग्रेजी पढ़ा सकता है, आप लोगों में से भी, या फिर जो भी यहाँ हमारे और भी टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक विकल्प होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। कभी कभी होता भी है, न होने पर कोई और भी क्लास दे सकता है। तो मोहन ने अंग्रेजी पढ़ाई होगी, तो सकता हो तो जाएगा मोहन विल हैव टॉट इंग्लिश। ठीक, मोहन है विल हैव टॉट इंग्लिश। ठीक, चलिए, देखा कितनी आसानी से बन सकता है। तुम भी पिंकू ध्यान दो, ज़्यादा तो हमें एक दूसरे पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ जो पढ़ा जा रहा है उस पे ध्यान देने की अति आवश्यक, या फिर यूँ कहें अति आवश्यकता है। ठीक, ये भी कुछ लोग कहते हैं अब तक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। ठीक, क्यों? आजकल तो ट्रेनें, ऐसा एक न्यूज़ में आया कि ट्रेन आजकल 100% ट्रेनें ऐसी रही जो समय से पहुंच चुकी हैं अपने अराइवल प्लेस पे। अब तक को हमने अभी कहा निकाल दीजिए, ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी, हो जाएगा द ट्रेन विल हैव arrived at the station till now। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं आगे, निगेटिव सेंटेंस की, यानी इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें। और निगेटिव सेंटेंस आपको पता ही चल गया होगा, जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, इसी के बाद हमको निगेटिव सेंटेंस लगाना है। ठीक, तो हम पहले यहाँ लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस यहाँ हमारा हो जाएगा नॉट, और यहाँ हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक,
तो ये इस प्रकार से बन के तैयार होगा। सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है। अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में एक अभिनेता जिसका नाम था सुशांत ने आत्महत्या नहीं की होगी। ठीक। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की होगी, ऐसा लोगों का कथन है। क्या वास्तविकता है क्या नहीं। बच्चों एक चीज़ और मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। देखो ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, हमको कभी हताश नहीं होना चाहिए। ठीक। और इतना हताश तो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक। ये याद रखिए, ये हमारा उदाहरण है और इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा करे या कोई इसे करने के लिए मजबूर करे। ठीक। ये जीवन आपको जो मिला हुआ है आपके माता पिता की देन है और उन्हीं को अधिकार है इस जीवन को समाप्त करने की। आपको अधिकार अपने जीवन को समाप्त करने की नहीं है। ठीक। अगर ऐसा कभी हो तो अपने मम्मी पापा से सबको बात करना चाहिए कि लो ऐसा कर दो, लेकिन बच्चों इतने भी नहीं। चलिए हमको उदाहरण समझने के, तो सुशांत will not have committed suicide. सुशांत will not have committed suicide, अर्थात सुशांत ने आत्महत्या नहीं की होगी। चलिए इसको एक ही उदाहरण से समझते हैं या फिर दो एक उदाहरण और ले लें। कोई कमरे से बाहर नहीं गया होगा। कोई कमरे से बाहर नहीं गया होगा। इसकी बात करें तो जाएगा नन, सॉरी नो वन विल हैव gone out of from the room। ठीक। कोई कमरे से बाहर नहीं गया होगा। बच्चों यहाँ नाट का प्रयोग हम दो वन में ही इंक्लूड कर दिए हैं और ये शब्द इस प्रकार से बनेगा। ठीक। आज बारिश नहीं हुई होगी। आज बारिश नहीं हुई होगी। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों हो जाएगा इट विल नॉट हैव रेंट टुडे। ठीक। चलिए ये आपका होगा निगेटिव। ठीक। इसको बहुत ही बारीकियों से आप लिखें और ज़रूर कंप्लीट करें अपने क्लास वर्क को। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इन जो क्लोज एंडेड है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे शैल विल, आफ्टर दैट वी आर टू राइट हियर सब्जेक्ट एंड देन
have, after that the third form of verb, then object and etc. क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर उदाहरण की बात करें, देखो बच्चों, जब हम कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में कहीं ना कहीं बन जाता है ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्य हमको बनाने या बोलने हैं जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। आपको भी ये लग रहा होगा। चलिए, अगर मैं कहूँ हिंदी में वाक्य हो, क्या उसने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। यहाँ थर्ड अदर ऑब्जेक्ट होने के कारण हम शुरू करेंगे विल से। विल ही हैव टोल्ड यू अबाउट मी। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार होगा। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हेन ही विल हैव विल ही हैव टोल्ड यू अबाउट मी। क्या उसने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या सीमा अपना कार्य समय से पूरा कर चुकी होगी। क्या सीमा कार्य समय से पूरा कर चुकी होगी। अगर बच्चों इसकी बात करें, आई थिंक दैट मैं कहूँ तो शायद आप लोग इसको खुद बना दें। यहाँ हो जाएगा विल सीमा हैव completed her work in time। ठीक, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव टाइप ए या यू कहें क्लोज एंडेड। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के दूसरे पहलू की, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड लिखने से शायद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो ओपन एंडेड है बच्चों, ये समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है, यहीं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा देना है। क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा देना है और बाकी जो प्रोसेस है वो हमारे इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड के ही रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ उसने तुम्हें मोहन के बारे में क्यों बताई होगी। ठीक, अगर इसकी बात करें तो बच्चों बहुत ही आसान है। क्यों वर्ड पहले आ गया? Why will he have told you about Mohan? ठीक, ऐसे बहुत से सेंटेंस हम बना सकते हैं और उन सबों का बाकायदा अपने जीवन में अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। और दो एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे
कोशिश करने वालों की कभी जयकार नहीं होती। क्यों, यही पढ़े हैं? बहुत सही, पकड़ लिया आप लोगों ने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कहा जयकार नहीं होती। कैसे आपको पता चला नहीं हार नहीं होती? क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, समझे हैं और कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में विचारों में हो है। ठीक, तो यहाँ भी हमको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है। ठीक, बिना कोशिश किए नौका पार नहीं होती। तो चलिए हम लोग नौका विहार कर लें, कुछ अपनी और आपकी बात कर लें, फिर जो समय बचता है उसको ट्रांसलेशन बनाने में उपयोग कर लें। जैसे अगर मैं कहूँ क्या, सॉरी, उसने बिना कारण तुम्हें क्यों पीटा होगा? उसने बिना कारण तुम्हें क्यों पीटा होगा? ये तो सोचने का विषय है। सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं तुम में गलती रही होगी। असल बहुत सी दलीलें पेश की जाती है, लेकिन हमको सिर्फ ये समझना है कैसे वाक्य बनता है। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा क्यों, हमने लिखा वाई। क्या लिखा? वाई विल ही हैव beaten you without, बहुत सही, without reason, without reason। ठीक, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और जब भी बात नेगेटिव की आएगी बच्चों, तो जो आप ऐसे वाक्यों में, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कभी भी नेगेटिव की बात आए, नेगेटिव वर्ड आए, नॉट या नहीं शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो आप जो सब्जेक्ट दिख रहा है वे अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट जो दिख रहा है उसी के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। उसने बिना कारण तुम्हें क्यों नहीं पीटा होगा, नए शब्द जोड़ेंगे हम, सब्जेक्ट ही के बाद नॉट, तब है बीटन लिखेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया आज का क्लास ओवर। ठीक, अब हम लोग अगले अपने क्लास में पढ़ेंगे इसी का दूसरे तरीके से। इसी का मतलब किसका? ये जो आपको दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को दूसरे पहलू से या दूसरे नज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो एक बार आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो को जो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में बातें किया हुआ था, उसको ज़रूर देखें। ठीक, उसको देखने के बाद जब हम ये अगले क्लास में एक दूसरे के सामने रूबरू होंगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान है। और कुछ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे या फिर कुछ ऐसे उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे कि लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक।